तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में क्लास 10th का अध्याय 3 जो कि है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके दोस्तों, जैसे कि हमारे पास A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है C1/C2 के। ठीक है, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो हमारा क्या हल होगा? तो हमारा हल दोस्तों, हमारा हल अनेक हल होगा। ओके दोस्तों, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो हमारे अनंत या अनेक हल होंगे। अगला देखो दोस्तों, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हमारे यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। अगली आती है दोस्तों, तो अगला आता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमारे हल क्या होंगे? अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमारे अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे। ओके दोस्तों, इतना तुम्हें याद रखना है दोस्तों। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो अनंत और अनेक हल होंगे। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो कोई हल नहीं होगा। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमारा अद्वितीय हल होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन लिया है जो कि रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण है x + y बराबर 14, दूसरा है x - y बराबर 4। इसको हमें हल करना है। या तो आप विलोपन विधि से या फिर आप प्रतिस्थापन विधि से, आप दोनों में से किसी एक विधि से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको हल कर देता हूँ। हमारे पास समीकरण दिए हैं जो कि है x + y बराबर में यहाँ पे दिया है 14। ये है समीकरण नंबर हमारा पहला। दूसरा समीकरण दिया है x - y बराबर में 4। ये समीकरण नंबर दूसरा दिया है। दोस्तों, इसे मैं कर रहा हूँ विलोपन विधि से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना नहीं है कोई भी कि विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, डायरेक्ट हमें करना है। मैंने यहाँ पे चिन्हों का पाछांतर किया है
जैसे प्लस था तो माइनस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, और ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस माइनस के क्या हुए, कट गए। प्लस माइनस के क्या हुआ दोस्तों, कट गए। उसके बाद ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो y और y यहाँ पे कितना हुआ, 2y बराबर में, ये प्लस की हैं ये माइनस की हैं, तो 14 में से 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 10। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, 10 अपॉन में 2, 2 5 10, हमारा ये क्या है, हमारा ये है y का मान। अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 दिया है हमारे पास, क्या दिया है दोस्तों, वो दिया है x प्लस वाई बराबर में दिया है हमारे पास 14। अब y के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, तो y के स्थान पे हम y का मान जो कि हमारे पास है 5 बराबर में 14। अब ये 5 इधर आएगा दोस्तों, ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, इधर, तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर में 14 माइनस 5। ओके दोस्तों, 14 माइनस 5, ये 5 यहाँ से पाँचांतर होकर इधर आया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। यहाँ से दोस्तों हमें x का मान भी ज्ञात हो गया, 14 में से 5 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 9। x का मान मेरे पास 9 आ गया और y का मान मेरे पास 5 आ गया। ये दोस्तों हमारा आंसर हुआ, सिर्फ इतना ही करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे सवाल जो आगे क्वेश्चन है उससे करते हैं। आगे क्वेश्चन दिए हैं, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एक अद्वितीय हल, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो वहाँ पे हल कैसा होगा हमारा, तो वहाँ पे हल हमारा अद्वितीय हल होगा। तो चलिए, दो समीकरण दी हैं मेरे पास, वो दोनों समीकरणों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 1 दिया है। समीकरण नंबर 2 दिए है वहीं पर 2x प्लस 2y प्लस में 2 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 2 दिए है। आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। इन दोनों समीकरणों को मैं तुलना करूँगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। ओके दोस्तों, ये है a1 का मान, ये है a2 का मान, ये है a1 का मान, ये b1 का मान, ये c1 का मान, ये a2 का मान, b2 का मान और ये c2 का मान। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि a1 का मान क्या है मेरे पास, यहाँ पे a1 का आया मेरे पास 4। ओके दोस्तों, b1 का क्या आया मेरे पास, तो b1 का आया मेरे पास ये p, और c1 का क्या मान आएगा, तो c1 का आया मेरे पास 8। ओके दोस्तों, यहाँ से दूसरे समीकरण से a2 का मान आया 2 और b2 का मान आया 2 और c2 का मान भी क्या आया 2। ओके दोस्तों, ये मेरे पास मान आ गए। अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, तो क्या होगा, तभी तो हमारे एक अद्वितीय हल होंगे। अगर नहीं होगा तब, तो मैं a1 का मान लिखूं तो a1 का मान मेरे पास कितना है 4 बटे में a2 का मान लिखूं वो है मेरे पास 2 बराबर नहीं है क्या, b1 का मान लिखूं तो b1 का मान कितना है p बटे में b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है 2।
ये यहाँ तक आया दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आया तो यहाँ इसका क्या होगा, तो इसका यहाँ से लिखेंगे हम p बराबर में नहीं होगा 2 के। p क्या होगा, बराबर में नहीं होगा 2 का। ये हमारा सॉल्व जो कि आंसर था। ओके दोस्तों, मैंने ये क्यों लिखा p बराबर में नहीं है 2 के, मैंने इसलिए लिखा p का मान कुछ भी आए लेकिन 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये p बराबर नहीं है 2 के, तो यहाँ पर एक अद्वितीय हल होगा। ओके दोस्तों, आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ से 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। क्या है दोस्तों, y बराबर mx + 3 है, तो हमें किसका मान निकालना है, तो हमें निकालना है दोस्तों किसका, m का मान। तो वही करना है, विलोपन से कर लो या प्रतिस्थापन से कर लो, किसी से भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने समीकरण लिखे, पहला दोनों समीकरण लिख लेता हूँ, 2x + 3y बराबर में 11, ठीक है दोस्तों। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। समीकरण नंबर दूसरा लिखा मैंने, तो समीकरण नंबर दूसरा क्या है, वो दिया है 2x - 4y बराबर में -24, ये दी है समीकरण नंबर दूसरा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं पाछांतर करूँगा चिन्हों का, ठीक है। यहाँ पर नीचे इसमें प्लस है तो मैंने इसका कर दिया माइनस, इसका माइनस है तो मैंने कर दिया प्लस, इसका माइनस है तो मैंने कर दिया प्लस। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ये हुआ कि ये क्या हुई, ये कट गई आपस में, कट गया आपस में, बचा क्या सिर्फ यहाँ पे, अब ये प्लस प्लस का बचा, तो यहाँ पे 4 3 कितना हुआ 7y बराबर में, ये प्लस है इसमें भी प्लस है, तो क्या होगा दोस्तों, जोड़ेंगे 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35। यहाँ से मैं y का मान निकाल सकता हूँ 35, यहाँ से मैं y का मान निकाल सकता हूँ 35/7। यहाँ से मैं इसको काटूंगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये मेरा y का मान आ चुका है। अब मैं इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। तो लिखना है y का मान समीकरण 1 में। ओके दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या दी है हमें, वो समीकरण 1 दिया है हमें 2x + 3y बराबर में 11। मुझे y के स्थान पर लिखना है सिर्फ 5, तो यहाँ पे 2x + मैंने y के स्थान पर 5 लिखा, तो ये 5 इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 दिया 15 बराबर 11। ओके दोस्तों, अब आगे यहाँ पे क्या करना है, ये 2x होगा यहाँ पे 2x बराबर ये 11, तो यहीं रहेगा ये 11, ये 15 इधर आके क्या होगा माइनस का, ये हो जाएगा 15। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 2x बराबर में यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -4। ओके दोस्तों, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा आंसर, x बराबर -2, ये हमारा x का मान निकलेगा, ये जाएगा 2 बार। ओके दोस्तों, अब हमारे पास y का मान आ चुका है 5 और हमारे पास x का मान आ चुका है -2। सिर्फ हमें किसका मान निकालना है, m का मान। वो भी कहाँ से निकालेंगे, m बराबर में दिया है हमारे पास, नहीं सॉरी, y के बराबर में दिया है, ये दिया है दोस्तों y बराबर में दिया है हमारे पास। मैं लिखूँगा y बराबर में mx + 3। y का मान मेरे पास आया 5, तो मैंने y के नीचे लिखा बराबर, m का मान मुझे निकालना है और x का मान मेरे पास आया -2, तो मैंने x लिखा -2 प्लस में 3। ये दोस्तों यहाँ से क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। ये 3 है ना, ये 3 आएगा इधर, तो ये 3 आके इधर क्या होगा 5 - 3 बराबर में, ये इसमें इसका इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2m। यहाँ बचेंगे प्लस के 2m और यहाँ बचे किसके, तो यहाँ दोस्तों क्या बचा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर में
सॉरी दोस्तों, जगह पर्याप्त नहीं है। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2 और सामने क्या बचा, माइनस का 2m। ठीक है, m का मान दोस्तों क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक था हमारा आंसर। m का मान कितना आया दोस्तों, m का मान आया हमारा माइनस का 1। ये 2 से 2 कट जाएगा, m का मान लास्ट में क्या बचेगा, प्लस का 1। ये माइनस दी है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, m बराबर माइनस के 1। ओके दोस्तों, चलो अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल कौन सा दिया है, तो अगला सवाल दिया है, अगला सवाल दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है 26। ओके दोस्तों, क्या दिया है यहाँ पे, दो संख्याओं का अंतर दिया है, वो कितना है, 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, उन्हें हम हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने मान लिया, मैं दोस्तों लिख नहीं पाऊँगा यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो आप समझना। तो यहाँ पर मैंने माना कि पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। ठीक है, पहली संख्या मैंने x मान ली, दूसरी संख्या मैंने कौन सी मान ली, y मान ली। ठीक है, अब इसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो मैंने क्या किया, एक संख्या दी है यहाँ पे, एक संख्या दूसरी संख्या की कितना गुना है, 3 गुना। ठीक है, हो गया ना, एक संख्या बराबर है दूसरी संख्या की 3 गुना के, तो मैंने x में 3 का गुणा कर दिया, ये था। ठीक है, ये मेरा समीकरण नंबर क्या हुआ, ये मेरा समीकरण नंबर 1 हुआ। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मैंने y माइनस एक्स ये दोनों संख्या मैंने मानी, इनका अंतर मान लिया। इन दोनों का अंतर मेरे पास दिया है कितना, ये दिया है मेरे पास 26। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब मुझे y का मान दिया है, मैं y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखूँगा। ठीक है, लिखना है y का मान समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दिया है y माइनस एक्स बराबर 26। ठीक है, y माइनस एक्स बराबर 26, मैंने y के स्थान पर क्या लिखा, वो मेरे पास दिया है, कितना दिया है, 3x, और माइनस में क्या दिया है, x, बराबर में क्या चल रहा है, 26। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे y के मान को चेंज किया मैंने बस, क्योंकि y का मान दिया है हमारे पास, वो है 3x, तो y की जगह पर मैंने क्या लिखा, वो लिखा मैंने 3x। ठीक है, और माइनस तो माइनस और x तो x, बराबर में क्या है हमारे पास, बराबर में 26। अब यहाँ से 3x में से 1x माइनस किया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x बराबर में 26। ठीक है, यहाँ पे x बराबर में कितना आएगा, तो यहाँ पे x बराबर में आएगा 13, क्योंकि ये 13 बार कट जाएगा, तो x का मान हमारे पास कितना आया, 13। अब हमें y का मान भी निकालना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर x के मान को समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, तो समीकरण नंबर 1 दिया है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 दिया है हमारे पास, वो दिया है y बराबर 3x। ठीक है, y बराबर 3, x की जगह पे हमें क्या लिखना है, x की जगह पे हमें लिखना है 13। ठीक है, y बराबर में कितना होगा हमारे पास, 39। ठीक है, तो एक हमारा क्या हुआ, एक हमारा यह है संख्या और एक हमारी संख्या यह है, यानी एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या 39 है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दो संख्या निकालनी हमें, एक संख्या 13, दूसरी संख्या 39। ओके दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 है। इसमें दो समीकरण दिए हमें इसे हल करना है, वो भी इसने अब की बार इसने कहा है कि हमें इसे विलोपन विधि से ही हल करना है। किस विधि से दोस्तों, विलोपन विधि से, जो कि मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ।
निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि में दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पे समीकरण लिखते हैं हम। हमारे दोनों समीकरण 3x प्लस में क्या दिया है हमारे पास y बराबर में 10, ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा है? ये हमारे पास समीकरण नंबर है कौन सा वाला? पहला वाला। आगे लिखते हैं हम दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर में 12, ये है हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा। ओके दोस्तों, अब यहाँ से विलोपन विधि से हम करते हैं। विलोपन विधि से क्या करते हैं हम दोस्तों? यहाँ पे विलोपन विधि से हम करते हैं। तो विलोपन विधि से दोस्तों कैसे करेंगे वो तुम्हें मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसा करना है हमें, या तो इसको बराबर कर ले हम या फिर इसको बराबर कर ले हम, किसी को भी बराबर कर ले हम, लेकिन दोनों में से किसी को एक को बराबर करना पड़ेगा। अब मुझे या तो यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, 2 का गुणा करूँगा तो 2y और 2y दोनों सेम हो जाएंगे, उसके बाद ये कट जाएंगे। लेकिन मैं 2 का गुणा नहीं कर रहा दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, वो भी किस संख्या में? वो भी वो भी समीकरण नंबर किस में? समीकरण नंबर 2 में। जिससे क्या होगा दोस्तों, देखिए 3x प्लस वाई बराबर में 10, ये समीकरण ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने। ओके दोस्तों, ये समीकरण ऐसा कैसा। अब इसमें 2 का भाग दिया मैंने, तो 2 का भाग दिया x में, 2x में, तो यहाँ पे क्या बचा? सॉरी दोस्तों, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? तो यहाँ सिर्फ बचेगा सिर्फ x, ठीक है। और प्लस 2 का भाग मैंने 2y में दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? y बराबर में 2 का भाग मैंने 12 में दिया, या कितनी बार जाएगा? वो जाएगा यहाँ पे कितनी बार? 6 बार, ठीक है। ये हो गए। तो हमें अब क्या करना है दोस्तों, तो हमें अब चिन्ह का पाठांतर करना है। यहाँ x के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ होगा माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ होगा माइनस। इससे क्या हुआ दोस्तों, ये दोनों कट गए दोस्तों, ठीक है, ये वाले भाग कट गए, ठीक है। इसलिए मैंने 2 का भाग दे लिया, गुणा करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों कट गए, काट लिए मैंने। अब यहाँ पे क्या बचा वो हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ 3x में से एक x माइनस करेंगे हम, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 2x बराबर में, यहाँ 10 प्लस के हैं और 6 क्या है? माइनस के। तो क्या होगा, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 4। 2 से मैंने काटा, इसको 2 बार गया, यानी हमारा x का मान कितना आ गया? हमारा x का मान आ गया 2। अब हमारे x के मान को हम किस में रखेंगे? तो समीकरण समीकरण नंबर 1 में या समीकरण 2 में, किसी में भी आप रख सकते हो। तो मैं रख रहा हूँ x के मान को समीकरण नंबर, मैं रख रहा हूँ 1 में, ठीक है। ओके दोस्तों, अब मेरे पास समीकरण नंबर 1 क्या दिया है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। समीकरण नंबर 1 दिया है मेरे पास 3x प्लस वाई, ठीक है, 3x प्लस वाई बराबर में दिया है 10। मुझे x के मान पर क्या रखना है? तो 3, यहाँ पे x के मान पर रखना है मुझे 2, प्लस में y बराबर में 10। ये होगा 3 दूना 6 प्लस में y बराबर में 10। यहाँ से y यहीं की यहीं, क्योंकि y का मान निकालना है, और 10 यहीं की यहीं, ये 6 इधर जाएगा तो ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा माइनस। तो हमारा y का मान कितना आया दोस्तों? हमारा y का मान आया 4। हमारा x का मान 2 और y का मान 4, ये दोनों हमें निकालने थे। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया, जो कि नंबर 5 था, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हमारा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, वो है हमारा निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किससे किया? वो किया था विलोपन विधि से, और अब इस क्वेश्चन को करना है हमें प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए दोस्तों इस विधि को भी हम समझ लेते हैं। दो ही विधियां आती हैं पेपर में,
एक तो तुम्हारा विलोपन विधि, उसी के अथवा में आता है प्रतिस्थापन विधि। तो आप विलोपन से कर सकते हो या प्रतिस्थापन से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, प्रतिस्थापन और सिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे दिया है मेरे पास क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर में क्या दिया है 5, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण नंबर दूसरा दिया है मेरे पास 2x माइनस 3y बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है मेरे पास 4, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बराबर में मेरे पास क्या दिया है, बराबर में दिया है मेरे पास। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर दूसरी है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है दोस्तों, किसी भी समीकरण से हम x या y के मान को निकाल लें पहले, ठीक है। तो मैं समीकरण नंबर 1 से क्या करूँगा दोस्तों, समीकरण नंबर 1 से करूँगा, 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या दिया है मेरे पास, वो दी है मेरे पास x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। मैं यहाँ से किसका मान निकाल लूँगा, मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँगा। तो x बराबर में क्या होगा 5 माइनस वाई, ये y सिर्फ इधर आ गई, ठीक है। ये x का मान आ चुका है मेरे पास, ठीक है, x का मान आ चुका है। और ये समीकरण नंबर तीसरी आ चुकी है हमारे पास, समीकरण नंबर तीसरी, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 था, ये समीकरण नंबर कौन सा था, ये समीकरण नंबर 1 था। ओके दोस्तों, अब ये समीकरण नंबर 2 का जो x का मान है, वो x के मान को मैं समीकरण नंबर किस में रखूँगा, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, x का मान समीकरण किस में रखना है हमें, 2 में, ठीक है, 2 में। तो सिर्फ x के मान को समीकरण जहाँ पे x दिखा वहाँ पे हमें क्या लिखना है, उसकी जगह पे लिखना है हमें 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे समीकरण क्या दिया है दोस्तों, समीकरण दिया है 2, उसके बाद x दिया है, तो x के स्थान पर क्या लिखूँगा दोस्तों, मैं लिखूँगा वहाँ पर 5 माइनस में y और माइनस 3y बराबर में क्या दिया है दोस्तों, बराबर में दिया है 4। यहाँ से 5 का गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो 5 का किया, 5 दूना 10, उसके बाद यहाँ से माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर में 4, ये चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ये 10 दोस्तों इधर जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5y, ये 4 दिया है दोस्तों, और इधर ये 10 प्लस का था, तो ये 10 किसका हो गया दोस्तों, माइनस का। यहाँ से क्या आया 5y बराबर, यहाँ से कितना निकल के आएगा दोस्तों, 10 में से 4 जाएंगे तो कितने आएंगे, माइनस के 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कर लिया दोस्तों, यहाँ तक। अब हमारे पास यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे और y के मान को हम x के मान में पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी जगह बना लूँ। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ से क्या आया, -5y बराबर माइनस का 6 आया दोस्तों, ठीक है। माइनस के 5y बराबर क्या आया दोस्तों, हमारे पास आया माइनस के 6। यहाँ से मैं माइनस माइनस काट दूंगा, यहाँ से y का मान मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो y का मान 6 यहीं की यहीं, ठीक है, बटे में ये y के इंटू में था, तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बटे में आ जाता है। ये मेरे पास y का मान आ चुका है। अब y के मान को मैं, y के मान को समीकरण किस में, समीकरण नंबर 3 में जो हमने बनाई थी। ओके दोस्तों, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 दिया है मेरे पास कितना, वो दिया है मेरे पास x बराबर में 5 माइनस के y। ओके दोस्तों, तो x बराबर में 5 माइनस y के स्थान पर क्या लिखना है दोस्तों, ये y का मान, ये y का मान क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 6/5। ओके दोस्तों, मैं 5 में से 6/5 यहाँ से, ये तो आपको आता ही होगा दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से क्या होगा 25, यहाँ से 6 एकम 6, 25 में से 6 जाएंगे तो दोस्तों बचेंगे कितने, 19, और नीचे 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों। तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ हमारे पास आएगा 19/5। ये हमारा x का आंसर है और ये हमारा y का आंसर है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। ये दोस्तों तुम्हें आता नहीं हो
तो मैं इसको करा दूंगा कभी ना कभी, ठीक है दोस्तों। प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, बराबर का, सारे करा दूंगा, ठीक है तुम्हें। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, इसको पढ़ो। अगला क्वेश्चन दिया है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। क्या दिया है दोस्तों, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना दिया है दोस्तों, वो दिया है 160 रुपये। ओके दोस्तों, अगर 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है तो बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए, ठीक है। सिर्फ समीकरण का निर्माण करना है और किसी का नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ 2 समीकरण बनाने हैं बस केवल, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, हल लिखता हूँ। यहाँ मैंने माना, यहाँ पे मैंने क्या माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, क्या मानना पड़ेगा, 1 किलोग्राम का मूल्य बराबर x रुपये है। ओके दोस्तों, x या y कुछ भी मान सकते हो, A B C D कुछ भी आप अपने हिसाब से मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरा क्या किया, दूसरा 1 किलोग्राम का मूल्य, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है दोस्तों, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, ठीक है दोस्तों। ये किसका है, तो ये है सेब का मूल्य। सॉरी दोस्तों, दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पर सेब नहीं लिखा, ठीक है। इस किसका मान है, ये है सेब का मान, ठीक है। आगे लिखूंगा मैं 1 किलोग्राम, 1 किलो अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य वो मान लिया मैंने दोस्तों y रुपये। ओके, अब यहाँ पे 1 किलोग्राम का मूल्य x रुपये था, किसका, सेब का। लेकिन लाने कितने हमें सेब, हमें लाने हैं 2 kg। तो 2 kg का मूल्य क्या होगा दोस्तों, 2x, ठीक है। प्लस में और क्या लाना है हमें, हमें लाना है 1 kg अंगूर, जो कि हमने माना 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, y। इन दोनों को लाने से हमारा कितना खर्चा होता है दोस्तों, वो होता है हमें 160 रुपये का। ये हमारा समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया। अब आगे पढ़ो दोस्तों, 4 किलो सेब, जब दोस्तों 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये था तो 4 किलो सेब का मूल्य क्या होगा, 4x, ठीक है। और प्लस में क्या लाना है हमें, 2 किलो अंगूर, जब दोस्तों 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये था तो क्या 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y नहीं होगा, बराबर में खर्चा कितना होगा हमारा, 320 रुपये। यहाँ पे ये हमें दी है समीकरण नंबर 2। दोस्तों इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही निकालना था, कितना दोस्तों, सिर्फ इतना ही निकालना था कि बीजगणितीय रूप में इनको समीकरण के रूप में लिख लो। तो यहाँ पे ये हमने क्या किया, समीकरण के रूप में लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या माना दोस्तों, पहले तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x रुपये, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपये, ठीक है। अगर 2 किलो सेब लाना है तो अगर 1 किलो का मूल्य x था, क्या 2 किलो का मूल्य 2x होगा, होगा दोस्तों। इसी प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। इसने क्वेश्चन में कहा था कि सिर्फ बीजगणित समीकरण का निर्माण करना था बस, तो हमने समीकरणों का निर्माण कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है दोस्तों, इसको पढ़ो। अपताब, अपताब ए अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व को दोस्तों पहले का बोलते हैं, तो 7 वर्ष पहले की बात की है इसने, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त करना है दोस्तों, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है दोस्तों, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों वही सेब और अंगूर वाली कहानी है पहले। तो यहाँ पे सेब की जगह आफ्ताब आ चुका है और यहाँ पे उसकी बेटी आ चुकी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, यहाँ पे क्या माना, आफ्ताब की
वर्तमान आयु वो मान ली दोस्तों मैंने x वर्ष, ठीक है। वो कितना मान ली दोस्तों मैंने, वो मान ली मैंने x वर्ष, ठीक है। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वो मान ली मैंने दोस्तों y वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार करते हम, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार जो कहा उसने वो हम इसमें करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसने कहा अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। दोस्तों ये हमने दोनों वर्तमान की आयु मानी जो अब चल रहा है, ठीक है। अगर वर्तमान में वो अमिताभ x वर्ष का है तो उसने क्या कहा, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो क्या 7 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी दोस्तों, x-7 होगी। जब वर्तमान में कितने का है दोस्तों, x का, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, तो हमने जो वर्तमान की आयु x है उसमें से 7 माइनस कर दी, ठीक है दोस्तों। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो दोस्तों क्या कहा उसने, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे किससे, ये अमिताभ की आयु है 7 वर्ष पहले की, किससे 7 गुना था, तो ये अपनी पुत्री से। तो क्या वर्तमान में पुत्री की आयु दोस्तों y है, तो 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या रही होगी, वो रही होगी y-7। ये तो हमारे पास अभी दोनों क्या हुई, ये तो हमारे पास इन दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु निकल के आ गई, ठीक है दोस्तों। अब इसने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे यानी उसकी बेटी से कितना गुना था, तो 7 गुना था। तो मैंने 7 का इंटू कर दिया इसकी आयु में, क्यों दोस्तों, ये गुना था इसका, इसलिए। इसको सॉल्व करते हैं, x-7 बराबर 7y-49। ओके दोस्तों, ये x के इधर लो, y के उधर लो, ठीक है। यहाँ पे x, ये 7y इधर आएंगे तो -7y बराबर में चल रहा है -49। और ये इधर आके किसके होंगे दोस्तों, प्लस के, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x-7y बराबर में कितना बचेगा, -42। ओके दोस्तों, ये हमारी क्या हुई, समीकरण नंबर पहला हुआ। अब उसने अब क्या कहा, तो अब से 3 वर्ष बाद, तो जब अब से यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद, दोस्तों आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर वर्तमान में उसकी आयु, अमिताभ की आयु x है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, जो कि x प्लस कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद x+3 होगी, पहले का हुआ तो माइनस कर देंगे, बाद का हुआ तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष के बाद की आयु हम किसकी भी निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे अमिताभ की पुत्री की आयु। अब कितना गुना था सिर्फ किसकी, तो यहाँ पे 3 गुना था, तो 3 गुना मैंने कर दिया। यहाँ से क्या हुआ, x+3 बराबर यहाँ से 3y+9, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं, मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, x ये होगा, ये 3y इधर आएगा, यहाँ पे क्या होगा, -3y, और ये 3 इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, 9 माइनस क्या होगा, 3। यहाँ पे x-3y बराबर में क्या होगा, 6। ये हमारा दोस्तों क्या होगा, समीकरण नंबर दूसरा। सिर्फ हमसे यही इन्हीं के बारे में पूछा था, इसके बारे में और इसके बारे में, कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 निकाल लिया, समीकरण नंबर 2 निकाल लिया, इतना ही सवाल था दोस्तों बस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, अब आगे सवाल, जो अगला सवाल दिया है, किसी निकाय का हल अनंत अनेक होगा। दोस्तों कब होगा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करते ही मैं तुम्हें ये बता चुका हूँ
कि कब किस किस निकाय का कब अनंत अनेक हल हो गए, कब कोई हल नहीं होगा और कब एक अद्वितीय हल होगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है कि किस निकाय का हल अनंत और अनेक होगा। तो किस निकाय का हल होता है अनंत और अनेक, मैं तुम्हें लिख देता हूँ यहाँ पर। किसका होता है A1 बटे में A2 बराबर है किसके, B1 बटे में V2 के, और ये बराबर है किसके, C1 अपॉन में C2 के। ठीक है, तो दोस्तों इस निकाय के जो हल होंगे वो हल कैसे होंगे, या तो अनंत या फिर अनेक हल होंगे। ओके दोस्तों, ये सब मैं बता चुका हूँ दोस्तों पहले ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वो दिया है कि किस निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी मैं बता दिया मैंने। ठीक है, किसका कोई हल नहीं होगा, तो वो है A1 बटे A2 बराबर है किसके दोस्तों, वो है बराबर B1 बटे B2 को। B1 बटे B2 बराबर नहीं है दोस्तों C1 बटे C2 के। इस निकाय के हल कैसे होंगे दोस्तों, अनेक नहीं, अनेक सॉरी दोस्तों, अनेक नहीं, इस निकाय के हल कैसे होंगे दोस्तों, तो इस निकाय के हल होंगे, कोई हल नहीं होगा इस निकाय का। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है किस निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो दोस्तों इस हल वाला तो हमने एक क्वेश्चन भी किया था इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो किस निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, तो दोस्तों वो निकाय होगा कौन सा, A1 बटे A2 बराबर नहीं है दोस्तों किसके, बराबर नहीं है B1 बटे B2 का। ऐसा निकाय होगा, उस निकाय का हल कैसा होगा दोस्तों, उस निकाय का हल अद्वितीय होगा। ओके दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे सवाल दिया था दोस्तों कि समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। समीकरण लिख लेता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, x प्लस में 2y प्लस में 5 बराबर में 0 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है दोस्तों -3x माइनस 6y प्लस में 1 बराबर में 0 दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें का हल होगा, तो दोस्तों इसका हल कैसा होगा, इसका हल अद्वितीय होगा, अनंत अनेक हल होंगे, या फिर इसका कोई हल नहीं होगा दोस्तों, ये हमें करना था। ठीक है दोस्तों, इतना तुम्हें आ गया होगा। ठीक है, तो हमें किससे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें A1 x बराबर B1 y बराबर C1 से कंबाइन करना है, ये है। इसके आगे जो भी है वो किसका मान है दोस्तों, वो है A1 का मान। तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, A1 का मान कितना दिया है दोस्तों 1, V1 का मान कितना दिया है 2 दोस्तों, और C1 का मान कितना दिया है दोस्तों 5। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में A2 का मान दिया है -3, और दोस्तों B2 का मान दिया है -6, और C2 का मान दिया है दोस्तों 1। यहाँ पे लिखूंगा मैं A1 बटे A2। ठीक है, यहाँ से ये मत लिखो दोस्तों, आप तो सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में दिया है A का मान दिया है 1 और A2 का मान दिया है -3 बराबर में यहाँ पे 2 माइनस के 6, उसके बाद बराबर में 5 माइनस 1। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 2 बन जा 2 होगा और 2 3 होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 1/3, वो भी माइनस के, बराबर है दोस्तों 1/-3 के, बराबर है 5/1 के। अब दोस्तों आप पहचानो इसमें क्या दिया है, मैं तुम्हें 1 मिनट बस, यहाँ पे देखो A1 का मान A1 बटे A2 का मान बराबर है दोस्तों B1 बटे B2 के। दोनों मान सेम दिए हैं तो दोनों बराबर हैं, लेकिन B1 बटे B2 बराबर नहीं है किसके दोस्तों, वो नहीं है C1 बटे C2 का। ऐसा दोस्तों, ऐसा निकाय के हल कैसे होते हैं, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था, इस निकाय के हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। क्यों क्यों दोस्तों, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर तो है B1 बटे B2 के,
लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। अगर ये तीनों बराबर होते तो फिर हमारे हल कैसे होते, तो हमारे निकाय के हल होते दोस्तों अनंत। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो दोस्तों हमारा हल होता एक अद्वितीय हल होता हमारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास दो निकाय दिए हैं, दो समीकरण दिए हैं। उन समीकरण को हमें बताना है कि रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं कैसी हैं। ठीक है, तो समीकरण दिए हैं x - 2y बराबर में 0, ये दिया है समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया है हमारे पास 3x प्लस में 4y। ठीक है, प्लस में 4y और -20 बराबर में 0, ये दिया है हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा समीकरण दिया है, ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा दिया है। ठीक है, तो हमें इस सवाल को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से। a1 का मान दिया है 1। ठीक है, a1 का मान क्या होगा 1, b1 का मान होगा -2 और c1 का मान होगा 0। ओके दोस्तों, a2 का मान होगा कितना दोस्तों, a2 का मान होगा 3, b2 का मान होगा 4 और c2 का मान दिया है -20। ठीक है, यहाँ पे a1/a2 बराबर क्या दिया है, b1/b2 बराबर में क्या है दोस्तों, c1/c2। ठीक है, ये दिया है दोस्तों। तो कोई भी बराबर, ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर में नहीं है, तो ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये इसके बराबर में नहीं है, ये इसके बराबर में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, ये होगा। जब ये इसके बराबर ही नहीं है तो इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो हम इसको चेक करने के बाद आगे सवाल को नहीं करते दोस्तों। ठीक है, तो इसके हल कैसे होंगे दोस्तों, इसके हल होंगे अद्वितीय। ओके दोस्तों, यहाँ तक कर लिया। अब आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, आगे क्वेश्चन कोई भी नहीं है। यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था, वो भी था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए।